अगर आप किसी भी स्टेट की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाना बेहद आवश्यक है। करंट अफेयर्स के सेक्शन पर पकड़ मजबूत करके आप अपनी स्टेट पीसीएस की अलग अलग परीक्षाओं को बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं, उन्हें क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने हर सप्ताह एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि आपकी करंट अफेयर्स के सेक्शन पर ठीक तरीके से पकड़ हो जाए। एक सप्ताह का करंट अफेयर्स जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर आपको प्रश्न मिल जाएं और उन प्रश्नों के माध्यम से उन खबरों पर चर्चा भी हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं स्पेशल करंट अपडेट की और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। क्या होगा इसका सही उत्तर? जब तक हम इसका सही उत्तर आपको बताएं, इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करने के बाद इसका उत्तर सोच सकते हैं ताकि अपने स्तर पर भी आपका एक मूल्यांकन लगातार होता रहे, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सकें और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। क्या होगा इसका सही उत्तर? काली टाइगर रिजर्व कहां पर पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। काली टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सफारी को बढ़ावा देने के कारण कुछ संरक्षण कार्यकर्ताओं ने इस के ऊपर चिंता व्यक्त की है, जो कि वाइल्ड लाइफ सफारी यहां पर बढ़ावा दिया गया है काली टाइगर रिजर्व में। शिकायतकर्ताओं ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 55C के तहत नोटिस भी जारी किया है। साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने नए पर्यटन क्षेत्रों को खोलने पर रोक लगाई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर जो ऐसे क्षेत्र जो पर्यटन जोन का हिस्सा नहीं है, यह भी शिकायतकर्ता का कहना है। टाइगर कंजर्वेशन जो प्लान है उसके तहत काली टाइगर रिजर्व में केवल ट्रैकिंग और पक्षी दर्शन की ही अनुमति दी जा सकती है। उसी से संबंधित अनुमोदित जो गतिविधियां हैं उसी प्रकार की गतिविधियों को अनुमोदित किया गया है, अप्रूवल दिया गया है। सफारी गतिविधियां बिना एनटीसीए की अनिवार्य मंजूरी के संचालित हो रही हैं, जो टाइगर एक प्रकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है, ये शिकायतकर्ताओं का कहना है। अब ये काली टाइगर रिजर्व जो है इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो काली टाइगर रिजर्व कहां पर पड़ता है? ये कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और हलियाल और कारवाड़ जो वन प्रभाग हैं उनके बीच स्थित है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। ये एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जिसमें दो संरक्षित क्षेत्र शामिल है, एक है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य और एक है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र कितना है? लगभग 475 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और अंशी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 340 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र पश्चिमी घाट के जैविक रूप से संवेदनशील, जो जैविक रूप से बेहद सेंसिटिव जोन है, वहां पर स्थित हैं और आपस में ये क्षेत्र जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका ने WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 में किस टीम को हराया है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा इसका सही उत्तर? किसको हराया दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और आप जानते हैं कि ये फाइनल कहां पर खेला गया? ये फाइनल खेला गया है लंदन में लॉर्ड्स मैदान पर। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में 5 विकेट से हराया है। चौथी इनिंग में दक्षिण अफ्रीका को कितना स्कोर चेज करना था? 281 का स्कोर चेज करना था, यानी 282 रन जीतने के लिए बनाने थे। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा कोई आईसीसी ट्रॉफी 27 साल बाद जीती गई है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 1998 में एक आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। लक्ष्य 282 का था फाइनल में और विजयी रन किसने बनाया है? काइल वेराइन के द्वारा विजयी रन बनाया गया है और टेस्ट मैचेस में ये दक्षिण अफ्रीका की 8वीं लगातार जीत है। इसके अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो एडन मार्करम इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। क्या रहे हैं? प्लेयर ऑफ द
मैच एडन मार्करम रहे हैं। उनके द्वारा चौथी इनिंग में यानी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी इनिंग में ना 136 रन की पारी खेली गई, जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका दक्षिण अफ्रीका की जीत में निभाई और इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अगली खबर हमारी है, प्रश्न है, हाल ही में ब्लेज मेट्रिवेली को किस खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपके सामने, CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, MI5 जो ब्रिटेन से संबंधित है, MI6 ये भी ब्रिटेन से संबंधित है, रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो किस खुफिया एजेंसी का ब्लेज मेट्रिवेली को प्रमुख बनाया गया है? पहली बार महिला प्रमुख बनी है MI6 की। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ब्लेज मेट्रिवेली है उनको ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसी MI6 जिसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के नाम से जाना जाता है, उनकी पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। MI6 के 115 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कोई महिला इसका नेतृत्व करेगी और ये जगह लेगी सर रिचर्ड मूर की। MI6 प्रमुख को कोडनेम सी के नाम से जाना जाता है, तो इनका जो कोड नेम है वो है सी। और ये सेवा का यानी जो MI6 सेवा है उसका एकमात्र सार्वजनिक रूप से ज्ञात अधिकारी होता है। किसी भी अन्य अधिकारी के बारे में आप नहीं जानेंगे MI6 के अधिकारी के बारे में, इसलिए ये गुप्तचर संस्था है। सी सीधे ब्रिटेन के विदेश सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो वहां पर क्या होता है, विदेश मंत्री होता है। तो ये हमारे देश के विदेश सचिव की तरह नहीं है, बल्कि हमारे देश में विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय अलग अलग, वहां पर भी पद अलग अलग है, लेकिन वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री को कहा जाता है ब्रिटेन में। तो ये MI6 के जो प्रमुख होते हैं वो सीधे विदेश सचिव को रिपोर्ट करते हैं यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करते हैं, और MI6 के पूर्ण संचालन की जिम्मेदारी उसके प्रमुख की ही होती है, जिसका नेतृत्व अब एक महिला करेंगी जिनका नाम है ब्लेज मेट्रिवेली। ये वर्तमान में MI6 में डायरेक्टर जनरल, जिसका कोड नेम Q है, उसके रूप में कार्यरत है और वह प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की निगरानी करती है। जो Q का पद है वो किससे प्रेरित माना जाता है? वो प्रेरित माना जाता है, जो आप जानते हैं कि जेम्स बॉन्ड 007 जो फिल्म है उसके जो काल्पनिक गैजेट एक्सपर्ट हैं, काल्पनिक गैजेट एक्सपर्ट से ही ये Q का पद प्रेरित माना जाता है। इससे पहले जो ब्लेज मेट्रिवेली हैं उन्होंने ब्रिटेन की घरेलू खुफिया एजेंसी MI5 में एक वरिष्ठ पद पर कार्य किया है। तो MI5 जो है वो ब्रिटेन की घरेलू खुफिया एजेंसी है, और जो बाहरी खुफिया एजेंसी है वो कौन सी है? MI6 है। MI5 की प्रमुख बनने वाली महिलाओं में स्टेला रिमिंगटन और एलाइजा मैनिंगम बुलर शामिल हैं, लेकिन MI6 की प्रमुख बनने वाली ब्लेज मेट्रिवेली पहली महिला है। तो इस दृष्टिकोण से ये खबर महत्वपूर्ण है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ईयरबुक 2025 के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, 172, 180, 170 या 200। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 180। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो स्टॉकहोम जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी ईयरबुक 2025 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जिसके अनुसार भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में 9 परमाणु हथियार संपन्न देश माने जाते हैं। 5 तो P5 के हैं, रशिया, US, चाइना, फ्रांस और UK। इसके अलावा भारत पाकिस्तान, और भारत पाकिस्तान के अलावा इजराइल और नॉर्थ कोरिया को परमाणु संपन्न राष्ट्र माना जाता है। अगली खबर को देखते हैं। भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह अगला प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1965, 1970, 1975 या 1980। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1975 में हुई थी, और ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इसके बारे में तथ्य जान लेते हैं। हाल ही में जो भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है उसके 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और 50 वर्ष पूर्ण होने पर ये खबर चर्चा में आई है। तो 2025 में 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं मगरमच्छ संरक्षण जो परियोजना थी। भारत का एकमात्र राज्य ओडिशा ऐसा है, ओडिशा एकमात्र राज्य है जहां पर
तीनों देशज मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं। और 3 देशज मगरमच्छ प्रजातियां कौन सी हैं? एक है घड़ियाल, एक है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल और तीसरी है मगर। ये तीनों ही प्रजातियां एकमात्र राज्य ओडिशा में पाई जाती हैं, तीनों प्रजातियां। वैसे तो अन्य राज्यों में भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन ये तीनों प्रजातियां जो है ये भारत के एकमात्र राज्य, भारत में केवल ओडिशा में ही पाई जाती है। 1975 में यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन की मदद से इस परियोजना को शुरू किया गया था। ओडिशा के नंदन कानन में एक प्रजनन पूल भी है जिसके माध्यम से कोशिश की जाती है मगरमच्छों की संख्या को बेहतर स्थिति में रखने की। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की है ताकि अलग अलग राज्यों में संख्या में एक संतुलन स्थापित किया जा सके और किसी भी प्रकार से पारिस्थितिकी का जो संतुलन है वो बना रहे। अगली खबर को देखते हैं। गोवा की कौन सी फेनी, फेनी एक प्रकार का पेय होता है, तो गोवा की कौन सी फेनी भारत की पहली जीआई टैग प्राप्त फेनी बन गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओजो फेनी, दूसरा है मोयरा फेनी, तीसरा है पणजी फेनी और चौथा है नानोरा फेनी। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है नैनोरा, नानोरा। तो आपको बताना है कि किस फेनी को जीआई टैग मिला है। तो ओजो फेनी को ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। गोवा की ओजो फेनी जो एक प्रकार का पेय है और ये भारत की पहली फेनी है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। ये फेनी नैनोरा गांव पणजी के पास स्थित कईसकार डिस्टिलरी में बनाई जाती है। जीआई टैग मिलने का मतलब क्या है कि फेनी की जो विशिष्ट रूप से इसको तैयार किया जाता है और जो इसका भौगोलिक स्रोत है उसको संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा, उसी स्थान से इसकी पहचान को आगे बढ़ाया जा सकेगा। फेनी की इससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोकप्रियता मिलेगी। और जीआई टैग फेनी को स्कॉच जो कि स्कॉटलैंड से संबंधित है और शैंपेन जो कि फ्रांस से संबंधित है, इन जैसी प्रतिष्ठित जो पेय है उसके समान दर्जा प्रदान करता है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी और जिससे लोगों का इसके माध्यम से जो आय है वो भी बढ़ने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखनऊ ने किस श्रेणी के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में नामांकन भेजा है? तो यूनेस्को सिटी जो नेटवर्क है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, उसमें किस श्रेणी के अंतर्गत लखनऊ ने नामांकन भेजा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। साहित्य, संगीत, खेल या पाक कला यानी गैस्ट्रोनॉमी। इसका उत्तर डी होगा, यानी पाक कला के लिए लखनऊ के द्वारा ये नॉमिनेशन भेजा गया है। लखनऊ ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के लिए आधिकारिक नामांकन भेजा है। वर्तमान में भारत का केवल एक शहर है जिसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत ये ग्लोबल क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है और वो शहर है हैदराबाद। लखनऊ की जो पाक संस्कृति है इसको ऐतिहासिक ही नहीं माना जाता बल्कि उसको एक जीवंत परंपरा माना जाता है जो सदियों से चली आ रही है। लखनऊ की जो पाक संस्कृति है, जो व्यंजन संस्कृति है, जो खाना बनाना है, वो अवध की रॉयल किचन का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे न्यारी हो, चाहे बिरयानी हो, खस्ता हो, कुल्फी हो, जलेबी हो, सभी व्यंजन बेहद ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और लखनऊ के भोजन को केवल स्वाद के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि हर व्यंजन के पीछे किसी न किसी प्रकार की कहानी भी छिपी है जो कि उस व्यंजन की सांस्कृतिक विशेषताओं को, सांस्कृतिक रूप से वो किस प्रकार से इवोल्व हुई है उसको भी प्रकट करती है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व अलग अलग श्रेणी में अलग अलग शहर करते हैं। जैसे साहित्य के अंतर्गत कोझिकोड करता है, उसको शामिल किया गया है। संगीत के अंतर्गत 3 शहरों को शामिल किया गया है ग्लोबल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत। जैसे संगीत के अंतर्गत ग्वालियर शामिल है, वाराणसी शामिल है और चेन्नई शामिल है। हस्तशिल्प और लोक कला के लिए जयपुर भी शामिल है और श्रीनगर भी शामिल है। गैस्ट्रोनॉमी के लिए यानी पाक कला के लिए हैदराबाद शामिल है और फिल्मों के लिए मुंबई शामिल है। तो ये भारत के वे शहर है जो पहले से ही अलग अलग श्रेणियों में ग्लोबल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए है भारत में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, ऑप्शन बी है इजराइल में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना, ऑप्शन सी है ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना, और ऑप्शन डी है भारतीय सैनिकों की तैनाती मध्य पूर्व के क्षेत्र में करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? लगातार ये चर्चा में ये पूरा जो विषय है ये आया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ऑपरेशन सिंधु के बारे में। ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान चलाया गया है, जिसको हम ऑपरेशन सिंधु के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जिस प्रकार से संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है और ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से लगभग 4000 भारतीय जो ईरान में रहते हैं, जिसमें से लगभग आधे छात्र हैं, उनको निकालने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको हम ऑपरेशन सिंधु के नाम से जानते हैं। निर्णय ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण लिया गया है, जिससे एक बहुत बड़े सैन्य संघर्ष की संभावना दिख रही है। पहले दल के रूप में जिसको भारत लाया गया है, वो उसमें 100 भारतीय छात्र शामिल हैं और इनको आर्मेनिया के माध्यम से दिल्ली लाया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो भारतीय दूतावास है वो जोखिम वाले इलाकों से भारतीयों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचा रहा है और बाद में फिर उन सुरक्षित क्षेत्रों से भारतीयों को निकाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने तेहरान स्थित भारतीय दूतावास और दिल्ली के कंट्रोल रूम से संपर्क में रहने की भी सलाह दी है। लोगों से कहा है कि वो या तो ईरान में स्थित जो भारतीय दूतावास है या दिल्ली में जो कंट्रोल रूम है उससे संपर्क में रहे, ताकि उन्हें समय रहते किसी भी प्रकार की संघर्ष की स्थिति से बाहर निकाला जा सके। इसमें भारत के लिए एक मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि ये ईरान का चित्र है, आप देख रहे हैं, और इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पाकिस्तान से इसकी सीमा मिलती है, यहाँ ऊपर ये अजरबैजान से सीमा मिलती है, यहाँ टर्की से सीमा मिलती है, और ये तीनों ही देश भारत के मित्र राष्ट्र तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत इस समस्या का निराकरण कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर्मेनिया के माध्यम से, यहाँ इराक के माध्यम से, यहाँ तुर्कमेनिस्तान के माध्यम से भारत अपने ऑपरेशन सिंधु को ठीक तरीके से अंजाम दे सकता है। भारत के मित्र राष्ट्र हैं। साथ ही पर्शियन गल्फ और यहाँ सऊदी अरब और ये कुवैत के माध्यम से भी भारत अपने ऑपरेशन सिंधु को सही अंजाम दे सकता है, अपने नागरिकों को निकाल सकता है। तो जो भारत के सामने रणनीतिक चुनौती है उसका भी भारत इंतजाम कर सकता है, उससे भी पार पा सकता है अपने मित्र राष्ट्रों की मदद से। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित फास्टैग आधारित वार्षिक पास की कीमत क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए या 6000 रुपए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 3000 रुपये। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग आधारित वार्षिक पास की घोषणा की है। ये पास 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपये निर्धारित की गई है। पास जो है वो केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप, वैन आदि के लिए ही मान्य होगा। पास है क्या, इसको भी आप समझ लीजिए। आप जानते हैं कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, मान लिया यहां से आप जिम कॉर्बेट पार्क जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत से टोल से गुजर के, टोल प्लाजा से होकर के गुजरना पड़ता था, जिसमें आपको टोल देना पड़ता था और उसमें आपके कई सौ रुपए लग जाते थे। अब सरकार ये कह रही है कि आने जाने में ही अगर आप हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, तो इसका एक बेहतर उपाय सरकार ने निकाला है। सरकार कह रही है कि एक फास्टैग आधारित आप कार्ड खरीद लीजिए, जिसकी सालाना कीमत कितनी होगी? 3000 रुपए होगी। इस 3000 रुपए की कीमत में आप 200 बार किसी भी टोल प्लाजा को क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। और किसी टोल प्लाजा को एक बार अगर आप क्रॉस करते हैं तो वो एक ट्रिप मानी जाएगी। और इस प्रकार से इस जो 3000 रुपए का पास है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहेगी या 200 ट्रिप तक रहेगी, यानी 200 बार किसी टोल प्लाजा को आप क्रॉस कर सकते हैं। 200 बार टोल प्लाजा को कवर किया जा सकता है इस 3000 रुपए के पास के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है सरकार की तरफ से। 1 साल तक वैलिडिटी है या 200 ट्रिप जो भी पहले हो जाए उस तक ये रहेगी, इसकी वैलिडिटी रहेगी। पास की वैधता 1 वर्ष या 200 ट्रिप्स जो भी पहले हो उस तक रहेगी। एक टोल प्लाजा को पार करना एक ट्रिप के रूप में गिना जाएगा। सुविधा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध रूप से मिलेगी और किफायती यात्रा है उसको सुनिश्चित करेगी। इस वार्षिक पास का जो एक्टिवेशन है, इसकी जो सक्रियता है, इसका जो रिन्यूअल है, उसके लिए एक विशेष लिंक जल्द ही राजमार्ग यात्रा
ऐप या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये पास जो है वो टोल प्लाजा पर होने वाला जो प्रतीक्षा समय होता है उसको घटा देगा, भीड़ को कम कर देगा और विवादों का भी न्यूनतम करेगा, विवादों को भी सुलझाने का प्रयास करेगा। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्थान कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। IIT बॉम्बे, दूसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है IIT मद्रास और चौथा ऑप्शन है IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।